हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्चुअल वीडियो नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, आपने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा। आज पार्ट 3 है। हमने पार्ट 1 में बेसिक कार्टेशियन प्लेन, एब्सेसा, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देखा था। वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फॉर्मूला देखा था। ठीक है, आज ये पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस का। तो आज की इस वीडियो में हमें देखना है क्राइटेरिया टू बी ऑल दीज थिंग्स। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे और आपको बताना होगा कि वो इनमें से क्या है। ठीक है, मैं तो आज इनको समझाऊंगा आपको अच्छे से ये सब क्या है। ठीक है, तो आप देखिए, पहला है हमारा क्राइटेरिया टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 पॉइंट दिए होंगे। पॉइंट ए, उसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे जैसे 4,2। पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -4,6। और पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5,-3। ऐसे 3 पॉइंट दे देगा क्वेश्चन में, और आपसे ये बोलेंगे कि आप ये दिखाओ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन में हों, जो एक ही लाइंस में हों। यानी कि अगर कोलिनियर पॉइंट शो करना है ए बी सी को, और जनरली नहीं है ए बी सी ऐसे लिखा हो सकता है ना कि यहाँ बी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है। वो पता कैसे चलता है, आप देखना मेरी बात। आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है, तो डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आप ए बी निकाल सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला तो आता है ना आपको, आप सीख के आ चुके हो। तो आपने मान लेते हैं ए बी निकाला, आपने ए बी निकाला, आपने ए सी निकाला, और आपने एक बी सी निकाला, मान लेते हैं ऐसा कुछ। तो किन्हीं भी दो का सम थर्ड आ जाना चाहिए। जैसे आप देखो, अगर ये कोलिनियर पॉइंट सच में होंगे ना, तो बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी कितना आना चाहिए, बी सी आना चाहिए। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि किन्हीं भी दो का सम थर्ड आ जाना चाहिए। क्योंकि सोचो, अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, मतलब ए से बी कितना आया 2 यूनिट, ए से सी कितना आया 5 यूनिट। तो अगर बी सी कितना आ जाए 7, अगर बी सी 7 आ जाए तो आप बोलोगे वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं। अब अगर नहीं आए, मान लेते हैं यहाँ पे 8 आ जाए, तो आप बोलोगे कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा है। तो तब वो कोलिनियर पॉइंट्स ना होके क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देखो, जैसे एक पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, मतलब तीनों पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी। देखो ये तीनों एक ही लाइन में नहीं आ पा रहे हैं। तो जब तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट में नहीं आ पा रहे हैं तो वो क्या है, तो वो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए, 3 पॉइंट आपको दे देगा, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों की डिस्टेंस निकाल दोगे। अगर आप ये दिखा पाए, जैसे ये है ए बी और ये है ए सी, ठीक है, और आपको ये दिखाना हो कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ये दिखा देंगे कि ए बी प्लस बी सी का सम इक्वल टू नहीं आ रहा है ए सी के। आप ये दिखा दोगे कि ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। और सुनो, जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तब वो एक्चुअल में क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल। यही है हमारा थर्ड, यानी कि ये दोनों सेम है। मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि शो करो, 3 पॉइंट्स दे देगा, शो करो कि ये तीनों पॉइंट एक ट्राइंगल की वर्टाइसेस हैं। मैं समझाता हूँ, जैसे यही पॉइंट है, देखो ए बी सी, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4,2, बी के क्या है -4,6, सी के क्या है 5,-3। तो आपको बोलेगा शो करो कि ये तीनों पॉइंट मिलके ट्राइंगल बनाएंगे। आप सिंपली ये दिखा दो कि किन्हीं भी दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो जनरली ट्राइंगल होगा। पर ट्राइंगल के लिए ना एक और चीज़ करते हैं, वापस से 1 मिनट, हमने कैसे दिखाना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि वो कोलिनियर है। आप ये दिखा दो कि किन्हीं भी दो का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है, किन्हीं भी दो का सम,
ये ना ऐसा जरूरी नहीं है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो, कोई भी 3 पॉइंट्स हो सकते हैं ना आगे पीछे। तो ये था पहला वाला कोलिनियर के लिए। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, ठीक है, मुझे एक आइडिया आ रहा है कि एक एक करके ना सबकी कंडीशन लिखते जाऊँगा ताकि आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, इस लाइन को हटा देते हैं आज। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कंडीशन क्या याद रखनी है कि जैसे मान लेते हैं 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब इनके तीनों के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जैसे 4,5, -3,2, -4, -7। तो आप इतना तो मानते हो ना, आप ए बी निकाल लोगे, आप बी सी निकाल लोगे, आप ए सी निकाल लोगे। तो अगर किन्हीं भी दो का जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे? वो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो पूछे नॉन कोलिनियर दिखा दो तो आप ये दिखा दो कि किन्हीं भी दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा। आप ये दिखा दो कि इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि शो करो ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, तो आपने ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये दिखाना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। याद है, यही तो ट्राइंगल की डेफिनेशन होती थी। एक ट्राइंगल कब बन सकता है? जब किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरे से ज़्यादा हो। याद है, ऐसा पढ़ा था हमने 7th 8th में। तो यानी कि थर्ड वाले में आपको, जैसे आप मान लेते हैं आपने ए बी इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स आ गया, बी सी इज इक्वल टू वाई आ गया, ए सी इज इक्वल टू जेड आ गया। आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे ना, तो आपको ट्राइंगल के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि x प्लस वाई का सम ग्रेटर है z से, x प्लस जेड का सम ग्रेटर है y से, और y प्लस जेड का सम ग्रेटर है x से। ये 3 बातें दिखानी पड़ेंगी आपको अगर एग्जाम में ये पूछा कि वो ट्राइंगल है, ये शो करो। बात समझ में आ रही है? ये किसके लिए था? कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। और ये वाला किसके लिए लिखा है मैंने? आपका ट्राइंगल के लिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना? ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ए बी क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है, प्लीज़ समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने तीनों साइड निकाली डिस्टेंस फॉर्मूले से। आप ये दिखा दो कि एनी टू साइड्स आर इक्वल। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। आपने तीनों निकाली, तो मान लेते हैं अगर ऐसा आ गया, मान लेते हैं 5, 5 और 9। तो आप देखो दो साइड्स कितनी आ रही है? 5 और 5। तो आप बोल दोगे कि वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि उसकी दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? टू साइड्स आर इक्वल। अच्छा, इक्विलेटरल में आप तीनों साइड निकालोगे और तीनों साइड अगर इक्वल आ रही हैं तो आप बोल दोगे कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मान लेते हैं दो इक्वल आ रही है, तीसरी इक्वल नहीं आ रही है, तो आप बोलोगे वो इक्विलेटरल नहीं है। तो आई थिंक ये दोनों बहुत आसान है। अब अगला आ रहा है राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना है। अगेन आप तीनों निकाल लोगे, ए बी, बी सी और ए सी। एक बार के लिए मान लेते हैं ए बी आया ए, बी सी आया बी और ए सी आया सी। मैं अभी पर्टिकुलरली क्वेश्चन तो ले नहीं रहा हूँ ना, तो मैंने मान लिया ए बी ए आया और बी सी बी आया और ए सी सी आया। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इनमें से देखना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, आपने मान लेता हूँ अभी सबसे बड़ा सी है, देख लिया आपने। इन ए बी सी में सबसे बड़ा सी आ रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्योंकि अगर साइड्स इस रेशियो में हैं, इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब वो तीनों मिलके क्या बना रही होंगी? राइट एंगल ट्राइंगल बना रही होंगी। आई होप समझ में आ चुका है। तो यानी कि तीनों निकालने के बाद, जैसे एक बार एग्जांपल लेता हूँ, ये आया 6, ये आया 8, ये आया 10। तो अब आप देखो, एग्जांपल दे ही दिया मैंने। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 100। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ तक तो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद ना रोम्बस वोम्बस 4 साइड वाले आ गए। इतना आया समझ में? ईमानदारी से बताओ, आया ना? बहुत सिंपल था। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए सम ऑफ टू साइड
इज इक्वल टू थर्ड साइड। नॉन कोलिनियर के लिए सम ऑफ टू साइड इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड। ट्राइंगल के लिए सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड रिमेनिंग साइड। मतलब किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा ज़्यादा आना चाहिए जो बची हुई थर्ड साइड है उससे। आइसोसेलेस के लिए ये दिखा दो कि दो साइड्स इक्वल आ रही है। इक्विलेटरल के लिए ये दिखा दो तीन साइड्स इक्वल आ रही है। राइट एंगल के लिए क्या दिखाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब चार वाले आ रहे हैं, ठीक है, उनको एक साथ डील करेंगे। तो पहले तो जब भी चार चार क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये सब कोऑर्डिनेटर है ना। रोम्बस चार साइड, स्क्वायर चार साइड, पैरेललोग्राम चार साइड, रेक्टेंगल चार साइड। चार साइड हैं तो वर्टाइसेस तो चार होंगे, ए बी सी डी। और यहाँ मान लेते हैं -4, ये मैंने रैंडमली मान लिया है। अब आप ए और बी की डिस्टेंस निकाल लोगे, उसे हमने ए बी बोल दिया। फिर आप ए सी निकाल लोगे, फिर आप ए डी निकाल लोगे। अरे ये सब क्या हो रहा है, एक मिनट ठीक है। एक काम करता हूँ ना, पहले एक जनरली ना एक कोऑर्डिनेटर जैसा बनाता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, एक जनरली बना रहा हूँ, फिर ऐसे कुछ मत समझना, ऐसे ही बना दिया मैंने ये। ठीक है, समझाने के लिए ए बी सी डी। तो आप ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। मान लेते हैं अभी के लिए ए बी आया ए। फिर आप बी सी निकाल लोगे, मान लेते हैं बी सी आया बी। फिर आप सी डी निकाल लोगे, मान लेते हैं आया सी। फिर आप ए डी निकाल लोगे, कितना है डी। मतलब हमने चारों चीज़ें निकाल दी। क्या कुछ और चीज़ निकाल सकते हैं? हाँ, डायगोनल भी निकाल सकते हैं। देखो, मतलब ए से सी भी निकाल सकते हैं, बी से डी भी। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा निकाल के, ये साइड्स हैं और ये डायगोनल। तो डायगोनल्स क्या है, एक है ए सी और एक है बी डी। इसको मान लेता हूँ मैं एक्स, इसको मान लेता हूँ मैं वाई। मतलब पूरा पूरा जो आया होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से वो एक्स और वाई आया होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या दिखाना है, रोम्बस। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो मैंने कोऑर्डिनेटर के लिए दिखा दिया। कोऑर्डिनेटर कौन होता है, जिसकी चार साइड्स होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले अब आ रहा है रोम्बस। आपको पता है रोम्बस के बारे में कुछ? रोम्बस की क्या डेफिनेशन होती है, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। यानी कि रोम्बस के लिए आपको बस ये दिखाना होगा ऑल साइड्स आर इक्वल, खत्म बात। यही दिखाओगे बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब आप बस इतना दिखा दो कि ए इक्वल टू है, बी इक्वल टू है, सी इक्वल टू है, डी। जैसे ही आपने ये दिखा दिया, काम खत्म हो गया रोम्बस का, याद कर लो इसको। ठीक, अब आता है अगला स्क्वायर। ठीक है, एक काम करता हूँ, स्क्वायर का ना डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। कहाँ दिखाएंगे डायग्राम, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये है स्क्वायर, देखो बस लगे कहाँ है स्क्वायर जैसा, मतलब ये स्क्वायर है। स्क्वायर की खास बात क्या होती है, ए बी सी डी। मेरी बात ध्यान सुनना प्लीज। सबसे पहले तो आप यही दिखाओगे ऑल साइड्स आर इक्वल। ध्यान सुनना, इतना तो दिखाओगे, और इसके साथ प्लस ये दिखाने के बाद कि चारों साइड इक्वल हैं। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये दिखा दो कि ये एंगल 90 डिग्री है। सर हम कैसे दिखाएंगे ये वाला एंगल 90 डिग्री है? एक काम करो, आप बताओ ये कौन सा ट्राइंगल बनना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल दिखाने के बाद आप ये दिखा दो कि ये जो है ना ये 90 डिग्री है। सर ये कैसे दिखाएंगे 90 डिग्री है? आप एक काम करना, ए सी निकालना। ए सी कितना आया, एक्स। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, ये एक्स है क्योंकि हाइपोटेनियस है ना। ए बी कितना है, ए। बी सी कितना है, बी। इसके साथ आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो ये है हाइपोटेनियस, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो ये कौन है, बेस। तो आप ये दिखा सकते हो, या तो आप ये दिखा दो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर और, या ये दिखा दो और का मतलब या तो ये, या जो मैं अब लिखने वाला हूँ वो, या आप ये दिखा दो कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। पहला डायगोनल कौन है, ए सी। तो ए सी को मैंने क्या माना है, एक्स, और बी डी ये दोनों आपस में इक्वल है। या तो यानी कि ये दिखा सकते हो कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, या ये दिखा दो कि डायगोनल्स आर इक्वल। इन दोनों में से कोई एक चीज़ दिखानी है और एक दिखाना है ऑल साइड्स आर इक्वल। आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप मुझसे अगर पूछो सर आप क्या करते,
मैं तो यार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता, ये दिखा देता डायगोनल्स आर इक्वल, ऊपर वाला नहीं दिखाता। ठीक है, मेरा ये मानना है अभी के लिए, बट मैंने आपको दोनों चॉइस दे दी। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करो या पीछे करो, समझो, जो जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना होता है। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। चलो ये हो गया। अगला मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम। तो पहले एक काम करता हूँ, ये स्क्वायर वाला हटाता हूँ। ठीक, अब पैरेललोग्राम दिखता कैसा है, पहले ऐसे यहाँ बनाता हूँ। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। एक बार नाम बताओ, ए बी सी डी। आपको पता है ना, पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब जितना ए बी होगा उतना ही डी सी होगा, और जितना ए डी होगा उतना ही बी सी होगा। एक बार के लिए मान लेते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स आया, वो सॉरी अलग से नाम नहीं मान सकता मैं, मतलब जितना ए बी होगा ना उतना ही डी सी होगा। जैसे मान लेते हैं हमने ए बी को कितना माना है, ए, तो अगर ये ए है तो इसको भी ए होना पड़ेगा, और इसको अगर बी माने तो इसको भी बी होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये दिखाते हैं इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक तो ये दिखाना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्लस एक और चीज़ दिखानी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सर इसका क्या मतलब है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर? इसका मतलब ये है कि अगर आप AC का मिड पॉइंट निकालो और AC का मिड पॉइंट जो आए वही मिड पॉइंट BD का भी आना चाहिए। AC का मिड पॉइंट जो आ रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, तो AC का जो मिड पॉइंट आया वही BD का भी मिड पॉइंट आना चाहिए। यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके साथ आपको दिखाना पड़ेगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अभी आपने इसको नोट भी कर सकते हो, जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वैसे मैं समझाता हूँ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ना, पूरा का पूरा AC 10 है और पूरा का पूरा BD 6 है। तो आप देखो AC है कहाँ, ये रहा AC, पूरा पूरा 10 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5। देखो AC बाइसेक्ट हो गया, बराबर हिस्सों में टूट गया। अब देखो BD कितना है, BD है 6, और 6 के दो बराबर हिस्से क्या होंगे, 3 और 3, 3 और 3। तो ये भी देखो बाइसेक्ट हो गया। इसे बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और इसका दूसरा मतलब क्या बताया कि जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का भी मिड पॉइंट आएगा अपने आप, तब वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, हाँ चलो ये आ गया समझ में, ये पैरेललोग्राम का था। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला देखने वाले हैं वो है रेक्टेंगल का। लास्ट है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, सेम, पहले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दिखा दो, प्लस जो यहाँ था ना स्क्वायर में, या तो आप दिखा दो, जैसे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये रहा रेक्टेंगल, तो पहले तो आपने दिखा दिया अपोजिट साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अब या तो आप ये दिखा दो कि ये 90 डिग्री का एंगल है, क्या लगानी पड़ेगी यहाँ पे, अगेन आपको ये दिखाने के लिए, राइट एंगल दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल, ये प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो जनरली मान लेते हैं ये x आया, ये a है, ये b है, तो आपको वही दिखाना पड़ेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब आप ये दिखा दो कि ये वाला एंगल 90 है, तो आपका काम बन जाएगा। या फिर और, या तो आप ये वाला दिखा सकते हो, या फिर और आप ये दिखा दो डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब जितना डायगोनल AC है, जितना डायगोनल AC है उतना ही डायगोनल BD है, ये दिखा सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ पे सारे के सारे क्राइटेरिया जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते थे, मैंने आपको सारे के सारे एक साथ समझा दिए हैं। ठीक है, कहीं डाउट है इसमें? डाउट आई थिंक होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, किसमें डाउट हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स को? ठीक है, मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे डाउट हो सकता है, जैसे एक स्क्वायर में, तो स्क्वायर में सुनो एक दिखाना होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, और या तो ये दिखा दो कि वो एंगल 90 डिग्री है, या फिर ये दिखा दो डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है।
ठीक है। या अपने लिए ना मन में चॉइस रख लो, मैं तो डायगोनल्स आर इक्वल दिखाता। सिमिलरली ना रेक्टेंगल के लिए जाता है, पहले दिखाते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इन दोनों में से कोई एक, या तो ये दिखा दो कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आप वो नहीं दिखाना चाहते हो तो आप दिखा दो कि डायगोनल्स इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर के ना, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। किसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं? रोम्बस और पैरेललोग्राम के। तो वहाँ हम क्या दिखाते हैं जनरली पैरेललोग्राम में? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल नहीं है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और बाइसेक्ट का क्या मतलब है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से वीडियोस समझ में आ गई होंगी और अब आप तैयार हो क्वेश्चन को फोड़ने के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।